नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप हुआ, क्या उसका नेचर है, क्या उसका स्कोप है और कौन से वो सोर्सेज थे जिससे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को लिया है, उसको बनाया है ना। तो सबसे पहले रीजंस की बात करते हैं साहब। देखो, पहले पुलिसिंग स्टेट हुआ करता था जिसका काम सिर्फ इतना था कि लोगों से टैक्स वसूल करना है और उसके एवज में उन्हें सिक्योरिटी देनी है, उनकी बॉडी को, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाना है और सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। लेकिन जब ये स्टेट जो है ये एक वेलफेयर स्टेट में तब्दील हुआ तो इसके जो फंक्शंस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। अब ये स्टेट का ही काम था कि वो हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करे, प्रॉपर एजुकेशनल सिस्टम को डेवलप करे, लोगों को अगर पैसे नहीं है तो सब्सिडी दे, है ना, रिजर्वेशन दे, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी दे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी दे। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा फंक्शंस जो है बढ़ते जा रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना भी स्टेट का ही काम हो गया था। तो जब इतने सारे काम बढ़ेंगे तो नए लोगों की, नई अथॉरिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की ज़रूरत पड़ी और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो है ग्रोथ हुई। इसके बाद अगला कारण है साहब अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। जो गांव हुआ करते थे, गांव में भी जो बड़े डेवलप्ड गांव होंगे उनको हमने पहले शहर बनाया, है ना, क्योंकि कोई भी जगह पे जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो सबसे जल्दी कहाँ पे दिखाई देता है, जो कि प्रॉपरली कनेक्टेड जगह है, जहाँ पे प्रॉपर रोड्स हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। एक छोटा मोटा एक ढांचा सा है जिसको हमने डेवलप कर दिया तो वो जल्दी दिखाई देगा, जल्दी उसका असर लोगों तक पहुँचेगा। अदरवाइज बाकी जो एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी रोड भी नहीं पहुँची है, वहाँ पर आपने बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना भी दिया तो भी क्या लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर तादाद में आएंगे? नहीं आएंगे, है ना। तो इसलिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पर पहले से डेवलप्ड थे उन्हीं को हमने बड़े शहरों के रूप में डेवलप किया। इसको कहते हैं अर्बनाइजेशन। और जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो करने लगा तो गाँवों से निकल करके लोग वहीं पर अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में आने लगे, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में आने लगे। और जब वो लोग वहाँ पर आए, ये जब अर्बनाइजेशन चल रहा था तो उनकी जो डिमांड थी वो बढ़ने लगी। भैया जब वो आ गए तो उनको घर भी चाहिए, उनको शिक्षा भी चाहिए, उनको स्वास्थ्य भी चाहिए, उनको सुरक्षा भी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करना स्टेट का ही काम था और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की इसमें ज़रूरत थी। अगला है साहब इमरजेंसी सिचुएशन। देखो, लेजिस्लेचर जो है हमारा एक कानून को बनाने में करीब 6 से 8 महीने लेता है। हमेशा हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ना कि किसी भी कानून को बनाने के लिए कि हम 6 से 8 महीने सिर्फ उसी में लगे रहें, है ना। तो कई बार जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है हमें क्विक डिसीजन लेने होते हैं। तो क्विक डिसीजन कौन ले सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ले सकती है ना। इसलिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ज़रूरत पड़ी। चौथा है इन एडुकेशन जो है लेजिस्लेटिव प्रोसेस। जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है साहब, उसके अंदर जब आपने मान लो कोई पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया तो क्या वो हर एक डिटेल उसमें भर के भेजेगी कि एग्जैक्टली किस तरीके से उसको ज़मीन पे उतारना है कानून को? नहीं भेजेगी, क्योंकि लेजिस्लेचर को इस बात का एक्सपीरियंस ही नहीं है कि ज़मीन पे होने क्या वाला है। जब उसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा, जब लोगों के बीच में वो एक्ट जो है वो जो कानून के रूप में जब वो लोगों के बीच में जाएगा तो लोग उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, कितना उसको मानेंगे, कितनी वो पनिशमेंट स्वीकार करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है किस तरीके से लोगों को रेगुलेट करना है, लोगों के बिहेवियर को, जो कि गलत तरीके से अगर समाज में कोई भी चीज़ कर रहा है तो उसको रेगुलेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ ही ऐसी अथॉरिटी हैं जो कि समझती हैं कि किस तरीके से किस लॉ में किन डिटेल्स को भरना चाहिए। और एक्सपेरिमेंट, इसके अलावा एक्सपेरिमेंट करने का भी जो अधिकार है, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रिविलेज है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पास होता है। लेजिस्लेचर तो एक बार कानून बना देगा, उसके बाद उसने जो बना दिया उसी को फॉलो करना है। उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है कि चलो एक बार बना के देख लेते हैं, 2 दिन तक देखेंगे या हफ्ते भर तक देखेंगे, काम करता है तो ठीक है, नहीं तो नया बना देंगे। ऐसा नहीं होता। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है वो प्रॉम्प्ट होता है, क्विक होता है। तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट का स्कोप है साहब, है ना। एक्सपेरिमेंट किस तरीके से आप कर सकते हो? जैसे आपने ऑडी 1 देखा था, ऑडी 1 दिल्ली में हमने लागू कर दिया। कितना टाइम लगा उसको और लागू करने में? मुश्किल से 1-2 दिन लगे होंगे। उन्होंने सोचा, स्ट्रैटेजी बनाई और लागू कर दिया, है ना। तो ऑडी 1 लागू करने के 1 हफ्ते के जो रिजल्ट्स थे उसी के आधार पर ये डिसाइड किया गया कि अगले हफ्ते इसको रखना है या नहीं रखना है, या अगले महीने तक रखना है या कब तक रखना है। तो ये सारे जो डिसीजंस हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ले सकती है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर सकती है। लेजिस्लेचर एक्सपेरिमेंट जो है वो नहीं कर सकता है। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ही एक तरीके से लेजिस्लेचर ने बना दिया, तो उसमें क्या डिटेल्स होनी चाहिए कि लोग कौन सी अथॉरिटी के पास अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, स्टेट रोल में अपना नाम देखेंगे, और जो भी अगर जिसका नाम नहीं है तो उसकी क्या जो है प्रोसेस होगा उसको नाम उसमें ऐड कराने के लिए। तो बहुत सारी जो निटिग्रिटीज़ हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं उसकी, वो कहाँ सुनी जाएंगी। तो ये सारी जो पर्सनल डिटेल, जो मोर डिटेल्स हैं किसी भी एक्ट के बारे में, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही
देखता है, उसको डिफाइन करता है ना। इसके बाद है साहब जुडिशियल सिस्टम जो है हमारी कंट्री में वो भी कोई बहुत अच्छा तो है नहीं, बहुत स्लो चलता है, कई साल तक केस चलते रहते हैं, बहुत ही कॉस्टली है, वकीलों की फ़ीस देनी है, फिर उसके बाद कोर्ट में भी बहुत सारी तरह तरह की फ़ीस होती है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, है ना। इसके अलावा फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, हर कोई उनको ना तो जानता है और ना ही बहुत आसान है उनको फॉलो करना हर किसी के लिए। स्पीडी डिस्पोजल नहीं है, तो लोग जो है थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कई बार, और हर किसी को ऐसा लगता नहीं है कि उसके पास न्याय का अधिकार है, क्योंकि भैया इतने पैसे हर किसी के पास नहीं है और इतना समय भी किसी के पास नहीं है न्याय लेने के लिए। तो इसलिए हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए। आर्टिकल 323A में भी इसका वर्णन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग सेक्टर के लिए हमने एक ट्रिब्यूनल बना दिया जो कि उसी फील्ड से रिलेटेड केसेस में डील करता है। जैसे हमने अपना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया, वो सिर्फ एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस में डील करेगा। उसी तरीके से हमने अपना जो है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाया जो इंडस्ट्रियल मैटर्स में डील करेगा, लेबर कोर्ट्स बनाए, है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारी और चीज़ें जो है हमने फील्ड स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक करने की कोशिश करी ताकि स्पीडी डिस्पोजल हो, फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी कम हो, टेक्निकलिटीज़ जो कोर्ट में हमें फॉलो करनी होती है, प्रोसीजर यहाँ पे भी रहेगा लेकिन जो टेक्निकलिटीज़ हैं थोड़ी सी कम हो जाती हैं, स्पीडी डिस्पोजल हो जाता है और पैसे थोड़े कम लगते हैं। और जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको आदत होती है उन केसेस में डील करने की, तो वो बेटर तरीके से हर एक सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं और एक अच्छा जजमेंट दे सकते हैं। ठीक है जी। अगला है साहब प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ ही ले सकती हैं। जैसे आप कोरोना में आपने देखा कि सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी थी कि भैया 6 गज़ की दूरी बना के रखनी है, 6 मीटर की एक दूसरे से, और आपको मास्क पहनना है, आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना है। दुकानों में भी ये जो गाइडलाइंस हैं वो पहुंच गई थी कि जी हर एक शॉपकीपर को अपनी दुकान में सैनिटाइज़र रखना है और कोई भी कस्टमर अगर आता है तो उसको सैनिटाइज करना है और बिना मास्क के किसी को घुसने नहीं देना है। और इन सारी गाइडलाइंस को अगर कोई नहीं मानता है तो उनको पनिशमेंट दी जाएगी। अगर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हो सकता है कि जो पुलिस है कोई फ़ाइन लगा दे या उनको जुडिशियल कस्टडी में ले जाए, या फिर जो दुकानदार है उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाए। इस तरीके से पनिशमेंट हो सकती है, क्योंकि पनिशमेंट नहीं होगी तो फिर इन्फोर्स कैसे होगा कोई भी कानून जो है, कोई भी रूल है ना। बेशक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो है वो कोई प्रॉपर कानून नहीं बना रही है, लेकिन अगर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना है तो कुछ हद तक पनिशमेंट का भी उनको अधिकार देना पड़ेगा। तो इसलिए एनफोर्समेंट जो है, इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिवेंटिव मेजर्स, उसके लिए हमें जो है पनिशमेंट देने का अधिकार एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को देना चाहिए और वो उनको मिला भी है ना। तो ये कुछ एक रीजंस थे। कौन कौन से रीजंस थे एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ आपको। सबसे पहला था साहब क्योंकि वेलफेयर स्टेट बना, दूसरा अर्बनाइजेशन हुआ, तीसरा इमरजेंसी सिचुएशंस में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ी, चौथा है लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, उसमें डिटेल्स भरने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की ज़रूरत पड़ी। उसके अलावा जुडिशियल सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं है तो ट्रिब्यूनल्स की ज़रूरत पड़ी। उसके अलावा टेक्निकलिटीज़ जो हैं जो कोर्ट्स में फॉलो करी जाती हैं उससे कम होती हैं ट्रिब्यूनल्स में फॉलो करने के लिए, तो वो एक आसान तरीका था, बेहतर विकल्प था हमारे पास आगे बढ़ने का। और प्रिवेंटिव मेजर्स को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की ज़रूरत पड़ी। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो है वो डेवलपमेंट हुआ। ठीक है जी। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें कि कहाँ से ये आया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो सबसे पहला सोर्स है साहब संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें तो आर्टिकल 323A और 323B में ट्रिब्यूनल्स की ही बात की गई है, तो वहीं से हमने उठा लिया। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आर्टिकल 13 क्लॉज 3A में बताया गया है कि लॉ होता क्या है। तो लॉ में आपका ऑर्डिनेंस भी होता है, ऑर्डर भी होता है, बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेज, सब कुछ लॉ है जो जिसमें कि कानून होने की जो फोर्स होती है, एनीथिंग हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इज अ लॉ। तो ये आर्टिकल 13 में जब ये बात कही गई है तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही हैं वो भी कानून के दायरे में आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने ये सारी चीज़ें उठा ली हैं साहब। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक सोर्स है। इसके अलावा स्टैट्यूट्स जो होते हैं, स्टैट्यूट मतलब जो पार्लियामेंट कानून बना रही है, लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो एक्ट बन के हमारे पास आता है, तो वो भी वहाँ से भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं अपने एक्शंस को रेगुलेट करती हैं और किस तरीके से उनको काम करना है उसका भी एक आइडिया उनको लगता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एक्ट बनाया साहब, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में बनाया था। तो उसका जो रिजल्ट था वो ये था कि हमने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना दिया था, CPCB, जो कि ये सारे मैटर्स को देखता था कि किस तरीके से हमें पोल्यूशन कंट्रोल करना है, एयर पोल्यूशन के बारे में। उसी तरीके से NGT हमने बनाया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कौन से एक्ट के आधार पर ये बनाया गया था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के आधार पर हमने NGT बनाया था, जो कि एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स को देखता है साहब।
है ना, और उसी से रिलेटेड उसके पास पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस एक्ट के अंदर ही डिफाइन करी गई हैं, उसी से ये सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, जो बॉडीज़ हैं, वो निकल करके आती हैं और उनके पावर्स, फंक्शंस, लाइबिलिटीज़ सारी चीज़ें उसी एक्ट के अंदर डिफाइन करी जाती हैं। तो स्टैट्यूट्स जो हैं वो भी अपने आप में एक सोर्स हैं। तीसरा है जुडिशियल डिसीजन, जो भी कोर्ट में डिसीजन लिए जाते हैं वो भी अपने आप में एक सोर्स है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गाइडलाइन दी जा रही है कोर्ट के द्वारा या कोई डायरेक्शन दिया जा रहा है किसी भी सरकार को, मान लो दिल्ली सरकार को कोई डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आप इस तरीके से काम करिए, कोर्ट ने कुछ सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, अपने पास कोई केस जो है दिल्ली सरकार के खिलाफ कोई कंप्लेंट आई और उस पर काम किया, तो उसके बाद अगर कोई भी कोर्ट का डायरेक्शन है तो उस आधार पर सरकार को काम करना होगा। इसलिए ये जो जुडिशियल डिसीजन है ये भी अपने आप में एक सोर्स है। अगला है साहब ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कब इस्तेमाल किया जाता है साहब? या तो प्रेसिडेंट प्रोमलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को, या फिर गवर्नर कर सकते हैं। आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 213 में गवर्नर है। तो कब कर सकते हैं? जब जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है, यानी कि सेशन में नहीं है। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा का सेशन नहीं चल रहा है, स्टेट की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन नहीं चल रहा है, तो उस केस में अगर हमें किसी भी कानून की टेम्परेरीली जरूरत पड़ती है या परमानेंट रूप से भी जरूरत पड़ती है तो 6 महीने तक की वैलिडिटी के साथ प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। और ये खुद ही एक एग्जीक्यूटिव है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का ही पार्ट है, प्रेसिडेंट भी और आपके गवर्नर भी। तो इसलिए ये भी अपने आप में एक सोर्स है, जो भी उनके डिसीजंस लिए, जो भी उन्होंने ऑर्डिनेंस बनाए हैं, और इनको एक्चुअल एक्ट में भी जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। जब सेशन में आएगी, पार्लियामेंट आएगी या लेजिस्लेटिव असेंबली आएगी, तो वो इसको जो ऑर्डिनेंस पास किया गया था या तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी या फिर रिपील कर देगी। ठीक है जी, तो ये भी अपने आप में एक सोर्स होते हैं। पांचवा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल एंड पार्लियामेंट्री कंट्रोल। कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, वो ऐसा नहीं है वो कि उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को पार्लियामेंट भी चैलेंज कर सकती है। अगर सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी लेके आई है जो कि लोगों के हित में नहीं है तो उसके खिलाफ या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जा सकता है, या फिर जो है अगर कोलिशन गवर्नमेंट है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, या फिर अगर उनको कोई अमेंडमेंट करना है, कोई स्पेशल चेंज लेके आना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या किसी भी तरीके से जो है पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना है, लोगों की लाइफ को अफेक्ट करना है, तो उनको अमेंडमेंट में स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। तो सरकार के पास जनरली 2/3 मेजोरिटी भारत में होती नहीं है, तो इसलिए उनको अपोजिशन का भी साथ चाहिए होता है। तो ये अपने आप में एक लेजिस्लेटिव कंट्रोल है सरकार के ऊपर। इसके अलावा साहब जुडिशियल कंट्रोल भी होता है। जुडिशियल कंट्रोल कैसे होता है कि आपने कोई जो है कानून बनाया जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं और वो जनता के हित में नहीं है, तो जुडिशियल रिव्यू उसके ऊपर किया जाएगा और जुडिशरी सरकार को ये बताएगी कि आपने ये जो रूल बनाया है ये लोगों के हित में नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये हमारे देश में नहीं होना चाहिए, इसको आप वापस लीजिए। तो जुडिशियल कंट्रोल भी होता है और सरकार को वो कानून जो है वो वापस लेना पड़ता है ना। तो ये सब सोर्सेज थी। फिर से रिकैप कर देता हूँ। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है स्टैट्यूट्स जो कि पार्लियामेंट बनाती है लॉज, तीसरा है जुडिशियल डिसीजंस जो कि कोर्ट्स के डिसीजंस होते हैं, चौथा ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट या गवर्नर लेते हैं, और पांचवा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी कि खुद जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ लेती हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं। ये सारे ही सोर्सेज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। ठीक है जी, आगे बात करते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। तो नेचर कैसा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? तो सबसे पहले तो ये पब्लिक लॉ की ही एक ब्रांच है। पब्लिक लॉ का मतलब होता है कि वो लॉ जो कि इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको रेगुलेट करता है ना। इंडिविजुअल को अगर स्टेट से कोई परेशानी हो रही है तो उसका जो प्रावधान होगा, जो भी उसको रेमेडीज अवेलेबल होंगी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ही डिफाइन करी जाएंगी, और स्टेट की जो पावर्स हैं उन पर अगर कोई लिमिटेशन लगानी है तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर डिफाइन करी जाएगी। तो स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में जो रिलेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए ही ये लाया जाता है। तो पब्लिक लॉ की ही ब्रांच है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और ये कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, स्कैटर्ड है। मतलब इसके जो प्रोविजंस हैं कुछ कहीं पे दे रखे हैं, कुछ कहीं और पे दे रखे हैं। कोई ऐसी किताब नहीं है जैसे आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, जितने भी पेनल प्रोविजंस हैं वो आईपीसी के अंदर दे रखे हैं। आईपीसी एक ही जगह पे है, ऐसा नहीं है कि कुछ आईपीसी के प्रोविजंस किसी और एक्ट में है, कुछ किसी और एक्ट में है। एक जगह पे हमने कोडिफाई कर दिया, ऐसे सीआरपीसी कर दिया, सीपीसी कर दिया है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड। तो इस तरीके से ये कोडिफाइड नहीं है, इसके जो प्रोविजंस हैं वो स्कैटर्ड हैं, अलग अलग जगह पर अवेलेबल है। और ये जो लॉ है इट इज़ रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोगों का, लोक प्रशासन से ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो डील करता है, लोगों का
लोगों का प्रशासन कैसा होना चाहिए उसके बारे में इसमें डिफाइन किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अब तक इसको पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी तो यही बातें होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हमारे पास अथॉरिटीज़ के बारे में, उनकी पावर्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है ना। अगर हम बात करें बहुत सारी जो जैसे इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, उसकी क्या पावर्स होंगी, क्या फंक्शंस होंगे, वो सारी चीज़ें। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी है। तो डिफरेंस क्या है साहब? डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो हैं वो गवर्नमेंट के फंक्शंस और उनकी ब्रांचेस, जो पब्लिक लॉ के ब्रांचेस हैं और गवर्नमेंट के फंक्शंस के बारे में ही डील करते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बारे में तब डील करता है जब वो काम नहीं कर रहे हैं। कि मान लो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स होंगे, कौन इसका प्रेसिडेंट होगा, क्या इसकी पावर्स होंगी, क्या इसकी क्वालिफिकेशन होगी मेंबर बनने के लिए, ये सारी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बताई जाती हैं, है ना। लेकिन जो उसकी फंक्शनिंग है डिटेल में, जब वो काम कर रहे हैं जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसके बारे में बताया जाता है तभी जब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में हम डील करते हैं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो स्ट्रक्चर, पावर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है, चाहे वो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो डिटेल में फंक्शनिंग के बारे में बात करता है, मेजरली एग्जीक्यूटिव के बारे में। लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है ना। तो जो ऑपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरीके से प्रशासन चलना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल, यही उसका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का फोकस होता है। लेकिन फिर भी कई सारे जो ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो है ओवरलैपिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपकी रिट पिटीशन आप डालते हो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप डाल सकते हो, 226 में हाई कोर्ट के अंदर आप रिट पिटीशन डाल सकते हो। तो वो जो रिट पिटीशन है वो इंडिविजुअल का अधिकार है, किसके अगेंस्ट है? स्टेट के अगेंस्ट है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी आता है और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का भी पार्ट है। तो इस तरीके से कुछ ओवरलैपिंग प्रोविजंस होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं आर्टिकल 323A में। तो इस तरीके से जो ओवरलैपिंग प्रोविजंस हैं वो भी एक अपने आप में एक वाटरशेड कहे जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का भी पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का भी पार्ट है। लेकिन इनका जो स्कोप है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, अगर हम उसकी बात करें तो ये मेजरली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के साथ कंसर्न्ड है ना। उनका जो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं और जो इंप्लीमेंट करती हैं जिस तरीके से, वो सभी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बात करी गई है उन सभी चीज़ों के बारे में। और उनकी जो रूल मेकिंग पावर है या जुडिशियल फंक्शंस हैं, है ना, किसी को भी पनिशमेंट देना है या कोई कानून बनाना, जैसे NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपका है, या इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल है, या लेबर कोर्ट है, क्या उसके अंदर प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बात की गई है। और जो पावर्स होंगी उन अथॉरिटीज़ की, पावर के लिमिटेशंस भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बताई गई है ना। इसके अलावा साहब जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस क्या होगा, किस तरीके से किया जाएगा, कोर्ट कैसे उनको कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा जो रेमेडीज़ हैं वो मैंने आपको बताया कि जो रिट पिटीशन है वो इंडिविजुअल की उसी में है। और जो स्टेट की लाइबिलिटी है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अगर कॉन्ट्रैक्ट स्टेट की तरफ से ब्रीच होता है या फिर कोई टॉर्ट लॉ है उसके अंदर स्टेट की कोई लाइबिलिटी है, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर ही बताई गई है। तो हमने चारों चीज़ें साहब डिस्कस कर ली हैं। क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ हुई, क्या उसके सोर्सेज थे, क्या उसका नेचर था और क्या उसका स्कोप है। ठीक है जी, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।